अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द एंजाइम एक्शन। लास्ट टाइम हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम स्टार्ट किया था, ठीक है, और आज हम लोग इसी का सब टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द एंजाइम एक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि एंजाइम का जो भी एक्शन होता है जिससे वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, कैटलाइज करता है, ये जो उसका एक्शन है इसमें भी कुछ हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं जो इस एक्शन को चेंज कर सकते हैं। और वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं रिएक्शन को, वो वाले कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं और वो किस तरह से चेंजेस कॉज कर सकते हैं, ये आज हम लोग स्टडी करते हैं। अब हमें पता है एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एनवायरनमेंट से। जिस एनवायरनमेंट में उसने काम करना होता है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं उस एनवायरनमेंट में, ठीक है। इसलिए जो भी फैक्टर होता है जिससे उसकी केमिस्ट्री या शेप चेंज होती है एंजाइम मॉलिक्यूल की, इससे उसकी एक्टिविटी भी चेंज होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो इस कदर सेंसिटिव होते हैं। अब वो किस तरह से उसकी शेप और स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज होता है किसी भी फैक्टर से, ये हम लोग वन बाय वन अब कुछ फैक्टर्स आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। वरना तो इसके अलावा और भी डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स होते हैं और वास्ट अमाउंट ऑफ फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, जिससे एंजाइम एक्शन की एबिलिटी को चेंज, एंजाइम की एक्टिविटी में चेंजेस आ सकती हैं। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 3 फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो सबसे मेजर जो फैक्टर्स होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास जो एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस कर सकता है वो है हमारे पास टेम्परेचर। जो भी हमारे पास एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, अगर तो उसमें हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाए तो इसमें पॉजिटिव इफेक्ट आता है उस रिएक्शन में। वो किस तरह से आता है, वो रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देगा, उसकी स्पीड को, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो उस एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस की क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब स्पीड अप तो हमारे पास इंक्रीज़ हो ही रही है, ठीक है। जब आप टेम्परेचर को कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जा रहे हो तो एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको पता लगेगा कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम रेट शो कर रही है स्पीड अप करने के लिए, रिएक्शन को ना स्पीड अप करने के लिए। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीड अप हो रहा है रिएक्शन, ठीक है। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर उस एंजाइम का। अब हर एक एंजाइम का डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, हर एक एंजाइम का डिफरेंट होता है। ऑप्टिमम का असल कहने के मीनिंग ही ये होता है कि बेस्ट सूटेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है तो इसलिए बेस्ट सूटेड टेम्परेचर उस एंजाइम का जिसमें उसने सबसे मैक्सिमम रेट शो करना है स्पीड अप करने का, उसको हम लोग कहेंगे ये उस पर्टिकुलर एंजाइम का क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें उसने सबसे ज़्यादा अपनी एक्टिविटी शो की है, ठीक है। ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जब आता है एंजाइम का, इससे क्या होता है कि हीट जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी में ऐड होती है, ठीक है। जब हीट ऐड होती है तो उससे प्रोवाइड की जाती है रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो उससे रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मूव करते हैं क्विकली, यानी कि इसमें हमारे पास रिएक्शन क्या करता है, अच्छे तरीके से ज़्यादा जल्दी क्विकली मूव करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हो क्या रहा है कि हमारे पास इस टेम्परेचर में, ऑप्टिमम टेम्परेचर में हीट ऐड हुई है एक्टिवेशन एनर्जी में, और फिर हमारे पास इसमें रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की गई है जिससे रिएक्शन हमारे पास ज़्यादा क्विकली मूव करेंगे, ठीक है। अगर तो टेम्परेचर हमारे पास कंटिन्यूसली एक तो ये कि देते ही जा रहे, अगर हमारे पास टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता ही जा रहा है, तो ये क्या होगा कि हमारे पास जो हीट एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट है वो वाइब्रेशन करेगी एटम्स की जो कि एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट है। जब एटम्स की वाइब्रेशन होगी तो एंजाइम्स का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है ना वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, यानी कि इसमें ग्लोबुलर स्ट्रक्चर उसका पूरा लॉस्ट हो जाता है, इसलिए इतना टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं करना। अच्छा, जब डीनेचुरेशन होती है तो उससे क्या होती है कि एंजाइम का जो रिएक्शन का रेट होता है वो डिक्रीज़ करेगा, और फिर इतना कभी कभार डिक्रीज़ होगा कि कभी कभार क्या होता है कि ब्लॉक ही हो जाता है कम्प्लीटली,
जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम तो नहीं एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ग्राफ में देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस में है टेम्परेचर और वाई एक्सिस में है हमारे पास रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, ठीक है। स्टार्टिंग में देखें कि हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है तो एंजाइम क्या कर रहा है, गेन कर रहा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर जा रही है जिसकी वजह से स्पीड अप हो रहा है रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन एक्सेलरेट कर रहा है। और एक मैक्सिमम पॉइंट आया है टेम्परेचर का जहाँ पे वो मैक्सिमम अपनी एबिलिटी शो कर रहा है स्पीड अप करने की रिएक्शन की, ठीक है। पहले तो ऐसा ऐसा करके स्पीड अप हो रहा था ना, यहाँ पे वो मैक्सिमम अपनी एबिलिटी शो कर रहा है जहाँ पे स्पीड अप वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रहा है रिएक्शन को। लेकिन जब उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो गया, उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर क्या हो गया, लॉस्ट होना शुरू हो गया। इसको हम कहेंगे एंजाइम डीनेचुरेशन। क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एंजाइम्स की यूजली इस ग्राफ में बात की गई है, तो ह्यूमन एंजाइम्स की जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड शो किया गया है। लेकिन हर एंजाइम का अपना अपना पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब हमारे पास एंजाइम के मॉलिक्यूल्स अगर तो रिएक्शन में अवेलेबल है, इससे हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी और रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट क्या करेगा, उसके साथ एंजाइम्स के साथ जाके बाइंड करेंगे और रिएक्शन क्या कर देगा, प्रोसीड हो जाएगा जल्दी, ठीक है। अगर तो हमारे पास एंजाइम्स जो वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में एंजाइम्स क्या है कांस्टेंट रखे जाएं, यानी कि जितने एंजाइम्स हैं ना उतने ही रहें, उससे ज़्यादा एंजाइम्स उसके अंदर ऐड नहीं हो रहे, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अब सबस्ट्रेट जो वहाँ पे ऐड हो रहे हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। फिर एक पॉइंट आएगा जब हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जितने भी सबस्ट्रेट्स हैं वो एंजाइम्स के साथ आएंगे, जल्दी से रिएक्शन प्रोसीड होगा। लेकिन अब एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है। जब वो कांस्टेंट हो गया तो सबस्ट्रेट वहाँ पे वो तो इंक्रीज होते जा रहे हैं। जब वो वहाँ पे इंक्रीज होंगे तो क्या होगा कि एंजाइम्स के जितने भी एक्टिव साइट्स हैं जिसके साथ जाके सबस्ट्रेट्स ने बाइंड करना है, वो तो एंजाइम्स तो हर एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएगा। लेकिन सबस्ट्रेट्स तो इंक्रीज करते जा रहे हैं, एंजाइम्स हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जब हमारे पास एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि एंजाइम्स ही अवेलेबल नहीं है जिसके साथ सबस्ट्रेट्स बाइंड करेंगे और सबस्ट्रेट्स हमारे पास इंक्रीज करते ही जा रहे हैं। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन। और यहाँ पे आगे फिर रिएक्शन क्या होगा, फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ग्राफ है एक। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे देखें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन वाई एक्सिस में। स्टार्टिंग में क्या हुआ है कि हमारे पास एंजाइम्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, सबस्ट्रेट्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन सबस्ट्रेट्स क्या कर रहे हैं, एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड करते जा रहे हैं, रिएक्शन प्रोसीड करता जा रहा है। एक्टिव साइट्स हमारे पास ऑक्यूपाई होना शुरू हो गए हैं। अब हमारे पास एंजाइम्स की एक्टिविटी को कांस्टेंट रखा हुआ था। अब क्या हुआ है, सबस्ट्रेट्स हमारे पास ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं लेकिन उनके पास एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं है, तो उससे क्या होगा, सैचुरेशन हो जाएगी एक्टिव साइट्स की, यानी कि एक्टिव साइट्स वहाँ पे अब अवेलेबल नहीं है जिसके साथ सबस्ट्रेट्स जाके बाइंड करें और रिएक्शन को प्रोसीड करें, ठीक है। इसको हम लोग तो यहाँ पे सीधा ग्राफ क्या शो करे कि यहाँ पे अब कॉन्स्टेंटली जो है वो रिएक्शन चल रहा है, मतलब ये कि रिएक्शन अब हो ही नहीं रहा, कांस्टेंट ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब फर्दर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा क्योंकि सबस्ट्रेट्स ही सारे प्रेजेंट है लेकिन उसके पास कोई एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। थर्ड अब हमारे पास फैक्टर आता है पीएच। पीएच अब हर एंजाइम्स ने जिसमें मैक्सिमम रेट में जिसने काम करना होता है उसमें उसकी एक पर्टिकुलर पीएच भी होती है जिसमें उसने मैक्सिमम एक्टिविटी शो करनी होती है, और वो यूजुअली कम पीएच में मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो अपनी शो करता है। इसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिमम पीएच। ऊपर हमने टेम्परेचर में देखा था कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी वो एक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा, वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर था। लेकिन पीएच उसकी यूजुअली जितनी कम पीएच होगी उतना वो मैक्सिमम एक्टिविटी अपनी शो करता है,
ठीक है। तो ये पीएच भी हर एंजाइम की जो है वो डिफरेंट होती है। केमिस्ट्री में आपने अगर पढ़ा होगा पीएच मीटर के बारे में, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तो पीएच में अगर स्लाइड सा भी चेंज आ गया तो उससे क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, ख़राब हो जाएगी, और या फिर वो कभी कभार क्या होता है, कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो हर एंजाइम की एक पार्टिकुलर ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेप्सिन एंजाइम है जो कि स्टमक में काम कर रहा होता है, उसको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, यानी कि उसको कम पीएच चाहिए, और इसको यूजुअली पीएच चाहिए होती है अराउंड 2। ठीक है, लेकिन ये आपकी बुक में नहीं बताया हुआ, वैसे आपको बता रही हूँ। एसिडिक मीडियम जो उसको चाहिए होता है ना, तो इतना कम होता है कि अराउंड 2 उसकी पीएच होती है, जो इतना एसिडिक होता है हमारा स्टमक। ठीक है, इसके साथ अगर ट्रिप्सिन की बात करें एंजाइम की, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क कर रहा है, स्टमक के बाद फॉरन स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे आता है ना, वहाँ पे एक्टिविटी अपनी शो करता है अल्कलाइन मीडियम। लेकिन स्टमक में हमारे पास एसिडिक थी, नीचे हमारे पास अल्कलाइन हो गई है, और अल्कलाइन में ऑलमोस्ट जो पीएच होती है वो अराउंड 8 होती है, इतना अल्कलाइन होता है। ठीक है, तो हर एंजाइम का पर्टिकुलर जो अपनी लोकेशन है उसमें डिफरेंट उसकी ऑप्टिमम पीएच होती हैं। अगर तो पीएच की वैल्यू में चेंज आ गया, सपोज के जैसे ट्रिप्सिन है, इसकी पीएच 8 है ना, 8 से सपोज ये एसिडिक में चले गया, तो इससे क्या होगा, जो एक्टिव एंजाइम की एक्टिव साइट्स में जो आयनाइजेशन होती है ना अमाइनो एसिड्स की, वो इफेक्ट होगी। आयनाइजेशन का मतलब ये होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वो किस तरह से होते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं या लॉस किए जाते हैं तो बाद में आयंस बन जाते हैं। ठीक है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो आपको तब समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी आयनाइजेशन अमाइनो एसिड्स की क्या होती है, इफेक्ट होती है। जैसे कि ये ग्राफ हमारे पास एक्स एक्सिस में पीएच है, वाई एक्सिस में रेट ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन है, सेंटर में हमारे पास ऑप्टिमम पीएच है जिसमें मैक्सिमम उसने एक्टिविटी शो होगी है। जब भी स्लाइड चेंज पीएच में आएगा, एंजाइम का रिएक्शन ड्रॉप करेगा, कभी कभार टोटली कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बुक से पढ़ाती हूँ। यहाँ से हम लोगों ने आज स्टार्ट की है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने फैक्टर्स देखे हैं। सबसे पहले अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसमें टेम्परेचर देखे है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम किस तरह होती है। ये टेम्परेचर की वजह से होती है, जब टेम्परेचर क्रॉस कर लेता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा क्रॉस किया जाता है, तो उससे क्या होगी, एंजाइम की डीनेचुरेशन हो जाती है। और मैंने आपको बता दिया ह्यूमन एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया है। फिर हम लोगों ने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में देखी है कि हम लोगों ने सैचुरेशन किस तरह से होती है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि जब हमारे पास एक्टिव साइट्स सारी ब्लॉक हो जाती हैं और हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेशन होती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पीएच में देखे है ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, और ये हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास इसमें एग्जांपल्स भी आती हैं, और पीएच चेंज में भी क्या इफेक्ट आती है, इससे आयनाइजेशन इफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये तीनों आज जो हमने पढ़े ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट हैं, याद करनी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट्स में पूछें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स का। इसके अलावा एक और लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, और अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।